हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चे, आज है हमारा लेक्चर 10 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो गाइस अभी देखो, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फटाफट से मुझे ना ये चैप्टर शुरू करना है और यार ख़त्म करना है। बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ। तो फाइनली यार, अब देखो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज कि हमने ना पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कर लिया है। बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो इस यूनिवर्स की एनर्जी है ओवरऑल दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट जो एनर्जी है यूनिवर्स की माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज कंप्लीटली कांस्टेंट, राइट। हाँ, तो भाई अब सवाल ना ये उठता है, दो मुद्दे उठते हैं कि क्या अगर यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जो कि जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट ना हो, क्या वो फिर भी होगा? तो जवाब है नहीं। अगर इसका उल्टा सोचे, क्या हर वो प्रोसेस जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो क्या हर वो प्रोसेस होगा? तो बच्चे इसका जवाब भी है नहीं। कहने का मतलब है, सपोज कि मैंने क्या किया, सपोज व्हाट आई डिड कि मैंने ना परफ्यूम अभी स्प्रे किया। तो भाई परफ्यूम स्प्रे किया, परफ्यूम पूरे रूम में उसकी खुशबू हो जाती है। क्या अभी तो क्या हुआ कि आपका जो परफ्यूम निकला बॉटल में से, लेकिन क्या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि उस परफ्यूम जो मतलब स्प्रिंकल करने से अब वो पूरे एयर में फैल गया, लेकिन वापस से क्या वो स्प्रिंकल्ड या फिर स्प्रेड जो परफ्यूम है वो वापस से बॉटल में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो बच्चे इसी चीज का हमारे मन में एक सवाल आया कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अगर आप भाई कहीं पे अमोनिया गैस रखोगे, अमोनिया गैस पूरी की पूरी अपने आप फैल जाएगी ढक्कन खोलते ही, लेकिन वो वापस से यार अमोनिया वापस से तो नहीं आती ना उस पर्टिकुलर बॉटल में। तो बच्चे यही सवाल है, यही चीज है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर हमारे पास कौन आया, इसी कारण से अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज आर पहली चीज, दैट इज योर माय डियर स्टूडेंट्स एंट्रोपी। ठीक है, तो अभी एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं गाइस। ध्यान से सुनो, एंट्रोपी क्यों आई, इस वजह से आई। अभी धीरे धीरे सारे आपके जो जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं ना, प्लीज सब हैव सम पेशेंस, क्योंकि आज के क्लास में भी सारे सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे। एक दो क्लास इस क्लास के बाद भी लग जाएंगे एंट्रोपी को डिटेल में समझते समझते। ठीक है, चलो तो सबसे पहले भाई एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एंट्रोपी नहीं, हम चेंज इन एंट्रोपी पढ़ते हैं जिसका फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी। बच्चे अब ये कैसे आया मैम, एक बात बताओ। मैंने आपको एक बात बताई थी ना एंथैल्पी पढ़ाते समय कि एंथैल्पी भी कुछ नहीं होता है, बस एंथैल्पी कोई आपसे बोले क्या होता है तो क्या बोलोगे, H बराबर यू प्लस पी, H बराबर यू प्लस पी वी होता है। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट डेल एस भी क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, चलो अब मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि भाई जैसे सपोज क्या हुआ, एक बात बताओ, जिस तरीके से हमारे एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी सारे के सारे क्या थे, स्टेट फंक्शन, इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स जो आपका एंट्रोपी है ये भी क्या है, आपका स्टेट फंक्शन। ये भी आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आई? चलो अब इस चीज को ना प्रूव करते हैं कि कैसे स्टेट फंक्शन है, लेकिन उससे पहले ना हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, कार्नोट साइकिल। जी हाँ, कार्नोट साइकिल पढ़नी पड़ेगी। तो भाई कार्नोट साइकिल के अंदर पहले प्रोसेस समझो कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बच्चे ये ना हम ग्राफ बनाते हैं P और V के बीच में। अब आप देखोगे कि सबसे पहले जो यहाँ पे होता है दैट इज योर व्हाट बच्चे, दैट इज योर रिवर्सिबल, अरे यार क्या हो गया, स्ट्रेट ही हुए जा रहा है, कोई बात नहीं बच्चे। दिस इज योर व्हाट, सपोज मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, और मैंने बोला कि यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बताओ पीवी कर्व में ये कौन सा ग्राफ होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, यानी कि आई एम नेमिंग इट एज ए बी, क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है ये। गॉट इट? यस। उसके बाद देखना, नाउ आई एम मेकिंग कि भाई देखो अब मैंने इस वाले पॉइंट को बी नाम दिया ना, एक सेकेंड, इस वाले पॉइंट को बी नाम दिया। अब ये प्रोसेस आया बी से सी। बच्चे मैंने बोल दिया क्या कि ये है क्या, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्या है ये माय डियर स्टूडेंट्स, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। उसके बाद आप देखोगे तो भाई अब यहाँ पे टेम्परेचर बदलेगा। देखो सी पॉइंट पे टेम्परेचर हो गया T1। अब देखना अब क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन है ना, ये पॉइंट मैंने बोल दिया D, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया T1।
गॉट इट, यस। तो अब फाइनली देखो, जो आपका C से D है ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। गॉट इट, यस। उसके बाद आप देखोगे कि भाई D से A ये फर्दर क्या हो गया, दिस इज योर D से A एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्या सॉरी एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने ना बाहर से कुछ हीट दी, दैट इज माई Q2, और कुछ हीट वापस मतलब बाहर जाके रिलीज हो गई, दिस इज माई Q1। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि कार्नोट साइकिल होती कहाँ पे है। तो बच्चे, कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करें तो ये आपके इंजन यानी कार्स, बाइक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये कार्नोट साइकिल इंजन होता कैसा दिखता है, तो इंजन के अंदर क्या होती है, पिस्टन होती है और आइडियल गैस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसका अरेंजमेंट होता है, वहां पे कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है। यानी कि मैम एक बार तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन। इस इंजन के अंदर ये 4 प्रोसेस आपके टेकिंग प्लेस, योर दीज 4 प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, है ना, जो कि मिलके आपको क्या देता है, इसी को बोलते हैं कार्नोट साइकिल का अरेंजमेंट। गॉट इट, हाँ। अब एक बात और समझो यार, कि इस साइकिल के अंदर ना अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये एक साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है। कैसे मैम, देखो पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर वापस ऐसे गया, और देखो जहां से शुरू हुआ ए से और ए पे ही जाके खत्म हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक आपका साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए इन सब के बारे में, ठीक है। चलिए, इस इंजन का काम क्या होता है, इस इंजन का माय डियर स्टूडेंट्स काम होता है कि जितनी हीट आपने इसे दी ये यूजफुल वर्क में हमें कन्वर्ट करके देगा। लेकिन सारा का सारा जितनी हीट दी और आप सोचो कि सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसकी जो एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल की, वो 100% कभी भी नहीं होती है। चाहे आप आइडियल गैस लो, रियल गैस लो, नेवर 100%। इसमें कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ Q1 लॉस होती ही होती है। समझ में आई बात? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू वन मोर थिंग कि क्या है वो, दैट इज कि यार ध्यान रखो कि यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस हुआ है ना, देखो एक तो हुआ है ए से बी का, है ना। तो इस ए से बी को हमने क्या नाम दिया था भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हमने इसको नाम दे दिया था। अब इसके अंदर मैं बोलूँ भाई, साइक्लिक प्रोसेस होता है, जो ये वाला कार्नोट साइकिल है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बच्चे साइक्लिक प्रोसेस है तो क्या आप बताओ, डेल यू जीरो हो जाएगा और डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल यू जीरो तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए डब्ल्यू पता है ना क्या होता है, माइनस एनआरटी वाला फॉर्मूला, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, एनआरटी एलएन। अब वॉल्यूम रखना है, तो गाइस देखना जरा यहाँ पे वॉल्यूम की बात करो, ए से बी वॉल्यूम, तो भाई बी पे वॉल्यूम वी बी होगा और इधर ए पे वॉल्यूम वी ए होगा। तो चलो देखो जल्दी से लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, वी बी अपॉन में वी ए। तो बच्चे एक फॉर्मूला हमारे पास ना ये आ गया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट, ए से बी बता दिया, अभी देखना बी से सी की बात करते हैं। तो भाई बी से सी के लिए दिस इज योर एडियाबेटिक एक्सपेंशन वाला प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में याद करो, फॉर्मूलेस पढ़ाए थे मैंने आपको, कैसे निकालते हैं वर्क, एन, जल्दी बताओ, एन सी वी डेल टी एडियाबेटिक में। अब यहाँ डेल टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो वापस से आते हैं, देखो जल्दी से, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि गाइज यहाँ पे देखो टी बी सी से, देखो बी सी वाले प्रोसेस को देखो, तो T1 माइनस T2 जाएगा, क्या जाएगा गाइज, T1 माइनस T2, यानी NCV T1 माइनस T2 जो है आपका ये जाएगा। तो एक फॉर्मूला जो आपका निकल के आ गया है, दैट इज योर दिस, गॉट इट। चलो अभी आगे देखते हैं भाई, आगे वाला प्रोसेस कौन सा है, जल्दी से मुझे बता दो देखकर। नेक्स्ट वी हैव सी से डी विच इज योर आइसोथर्मल कंप्रेशन। कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलो ले लेते हैं, कहाँ से है ये, सी से डी में, अरे अरे अरे, सी से डी क्या है आपका, आइसोथर्मल कंप्रेशन।
तो बच्चे अब यहाँ पे भी वही है क्या कि Q बराबर क्या है -W और W क्या है बताओ nRT ln। अब V2 माइनस V1 यानी कि अब जाएगा क्या VD बाई VC, VD बाई VC। सो दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। गॉट इट? यस। एक सेकेंड यार। ठीक है भाई, तो देखो 3 फॉर्मूलेज आ गए हैं, अभी आखिरी फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव, हम चल रहे हैं डी से ए की तरफ। तो भाई ये वाला कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबेटिक कंप्रेशन का। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCV T2 माइनस T1। ठीक है, तो गाइज देखो ये 4 फॉर्मूले माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ना निकल के आ चुके हैं। अब देखो इन चारों फॉर्मूलेज में देखो एक फॉर्मूला ये रहा, एक ये रहा, है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, हाँ। अब क्या मैं आपको बोलूंगी, नाउ आई विल टेल यू वन थिंग कि भाई आप ना अब भाई ये वाला फॉर्मूला बस मेरे को आप एक बार ही बता दो, क्या ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं आपके, क्या ये भी तो आपके किसके बराबर है? हीट के बराबर हुए ना? या फिर इसको भी आप हीट के बराबर लिख सकते हो, Q बराबर -W, इसको बोल दो W, Q बराबर -W, है ना? ठीक है, -W। और बच्चा ये वाला भी देखो एक बार, ये भी किसके बराबर है? बराबर -W के। ठीक है, हाँ। अब एक बात बताओ कि मैं इसको बोल दूं क्या, WAB बोल दो, उसको नाम दे दो WAB, इसको WBC, इसको WCD और इसको WDA नाम दे दो। मैंने बोला, मैंने कहा टोटल वर्क यहाँ पे निकालो, तो आप कहोगे मैम WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम देखो अगर आप ये वाला और ये वाला फॉर्मूला देखोगे तो देखो यहाँ पे T1 माइनस T2 है, यहाँ पे T2 माइनस T1 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ, तो यानी कि मैम BC और DA वाले तो कैंसल आउट हो जाएंगे 0, तो आपके पास जो टोटल वर्क आएगा दैट इज WAB प्लस में WCD। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आपका टोटल वर्क आ गया। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। Now we have next efficiency of a Carnot cycle। तो guys efficiency का मतलब होता क्या है? efficiency का मतलब होता है कि सपोज आपने Q2 हीट दी है सिस्टम को, इंजन को आपने Q2 हीट दी है, तो उसमें से कितनी, मतलब Q2 हीट दी, उस Q2 हीट ने कितना वर्क आपको करके दिया, क्योंकि 100% वर्क तो नहीं करेगा, कुछ तो Q1 की फॉर्म में रिलीज आउट कर देगा। तो गाइज एफिशिएंसी को दिखाते हैं ईटा से, और ईटा बराबर आता है वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय हीट कितनी आपने सप्लाई की है, हीट सप्लाइड, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो भाई वर्क डन बाय द सिस्टम अभी मैंने निकाला है W, एक काम करो भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, यानी कि -W अपॉन में कितनी हीट सप्लाई की थी? Q2 इंटू 100। अब वो जो टोटल वर्क कितना आया था हमारा, अभी निकाला था -WAB माइनस WCD अपॉन में Q2 इंटू 100, है ना। वर्क आया था WAB प्लस WCD, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने फाइनल वैल्यूज ये रख दी। ठीक है, चलो अब आप ऊपर देखो भाई, -WAB ही क्या है मेरा? Q2। क्या है? WAB ही क्या है? देखो यहाँ पे देखो, -WAB ये Q2 ही तो आया था, और ये WCD क्या आया था? Q1 ही तो आया था। ठीक है, चलो ये Q1 के बराबर ही तो होगा। चलो अब क्या आएगा भाई? Q2 प्लस Q1, अच्छा बड़े लिखने हैं ना, एक सेकेंड, Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इंटू 100।
तो ये क्या आ गया, ये आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना गाइज, ये आप रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, कहीं भी लगाओ वैलिड है। एक्चुअली जो कार्नोट साइकिल जो हमने ऊपर पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाई, वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए हो सकती है। तो ये फॉर्मूला भी आपका दोनों के लिए आया है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ, एक केस है भाई, स्पेशली अगर वो कल को क्यू ना देके, हीट ना देके, वो आपको टेम्परेचर अगर दे दे, तो गाइस टेम्परेचर दे दे तो रिवर्सिबल के केस में है, बस आपको यही इकलौता केस ध्यान रखना है, और कहीं से सवाल नहीं आएगा, इधर से ही आता है कि आप क्या करोगे, ईटा को टेम्परेचर की फॉर्म में कैसे निकालोगे, तो दैट इज योर T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। अब भाई ये कैसे आया, इसका पूरा डेरिवेशन है जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे को फॉर्मूला याद होने से मेरे सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं यार। तो नाउ अब मैं ना आपको एक बात और बताऊं, पहले यहीं पे, अभी इसको नहीं खत्म कर रहे। एक्चुअली सपोज कि मेरे को ना, मैंने अभी आपको बोला कि किसी भी, मतलब ये जो हमारा सिस्टम है, इसकी एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि अगर 100% होगी तो गाइस 100% तभी होगी। क्या बोला मैंने कि एफिशिएंसी फॉर ईटा इज इक्वल टू 100%, तो जो आपका T1 है उसको 0 केल्विन होना पड़ेगा, और ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, तभी तो ये ईटा 100% होगा। तो गाइस कभी भी मेरी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अब यहीं से मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। यही है मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की किसी भी इंजन का या कार्नोट साइकिल की बात करें तो वहां पे उसकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं हो सकती। अभी आप देखना कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, बात यही कहेगा, बस लिखने का तरीका, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। चलो तो अभी हम फाइनली आते हैं किस पे, अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो गाइस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। मैं लिख दूं यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सिंक। ये कहता है कि देखिए ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए कि वो हीट को सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, उसी समय पे कुछ पार्ट हीट का हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में भी जा रहा होता है। कैसे भाई, जैसे सपोज अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ये क्या है, आपका सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T2, इसको मैंने बोला सोर्स। अब ये अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है, देखो Q2 आया, किसको दिया है, इंजन को इसने दिया है। ठीक है, अब इंजन से कुछ हीट, कुछ तो ये वर्क करेगा, लेकिन कुछ हीट बचे आपकी T1 टेम्परेचर, जहां पे कम होगा टेम्परेचर, सिंक की तरफ भी जाती है। यही मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी को एक्सप्लेन करता है ना। और यहाँ पे लिख लो कि भाई जो आपका T2 है ना वो बड़ा है T1 से। ये ध्यान रखना कि साइक्लिक प्रोसेस की ही बात करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होता है, 0 होता है। गॉट इट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट वन थिंग, कि मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। जैसे अब देखो, अगर मैं बात करूं कि Q1 प्लस Q2 बाई Q2, ये तो आप कभी भी लगा सकते हो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये, अगर आपको ये लगाना है T2 माइनस T1 अपॉन T2, तो ये सिर्फ आप कब लगाओगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है बच्चे, वो कैसे हो रहा है, रिवर्सिबली हो रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ Q1 प्लस Q2 अपॉन में Q2 इज लेस देन T2 माइनस T1 अपॉन T2, यानी इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आती है, तो आप बोलोगे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। लेकिन मैम अगर उल्टा हो गया, ये वैल्यू ज्यादा आ गई, तो बच्चे ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो है ना, तो इसको ना थोड़ा कर लेते हैं छोटा। चलो अब आगे की बात डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या। जैसे सपोज कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैन आई से एक चीज, यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि भाई आप एक चीज समझो कि सपोज मैंने बोला Q2 प्लस
Q1 अपॉन में Q2 बराबर या छोटा है T2 माइनस T1 अपॉन T2 से। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 प्लस Q1 अपॉन Q2, छोटा हुआ या बराबर हुआ 1 माइनस T1 बाई T2। क्या आप देखोगे माइनस से ये सॉरी 1 से ये 1 कट गया, कैन आई से Q1 बाई T1 इज लेस और इक्वल टू माइनस Q2 बाई T2। बताओ ये वाला एक फॉर्मूला आ गया, आ गया। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार एक काम करो, कैन आई राइट इट Q1 प्लस T1 प्लस में Q2 बाई T2 लेस और इक्वल टू 0। यस यस, नाउ कैन आई से, चलो अभी वापस से ना इसको भी अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा ये वाला जो फॉर्मूला आपका निकल के आया है, कैन आई से कि Q बाई T का समीशन इज लेस और इक्वल टू 0, या कैन आई से मतलब 2 या 3 Q बाई T होंगे तो ऐड करके बोल दोगे कि वो लेस देन 0 है, लेकिन बहुत सारे Q बाई T होगा तो आप क्या बोलोगे भाई, उसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन कर देना, जो कि लेस देन और इक्वल टू आएगा किसके, 0 के। बच्चा अब एक बात बताओ मेरे को आप कि अगर हम बात करें फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप बोलोगे कि Q बाई T का साइक्लिक इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। मैंने कहा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस तो आप कहोगे Q बाई T साइक्लिक इंटीग्रेशन इज लेस देन 0। तो बच्चे अब याद करो, यही Q बाई T क्या हमने डिफाइन किया है, एंट्रोपी का चेंज। और देखो ये किसके बराबर आ गया, इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 के बराबर। यानी कि अब याद करो, शुरू की क्लासेस में मैंने बताया था कि किसी को अगर आपको स्टेट फंक्शन प्रूव करना है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए, यानी कि इस S क्या है आपका स्टेट फंक्शन, है ना। तो कैन आई से यहाँ पे कि ये जो Q रिवर्सिबल है, देखो ध्यान से सुनो, नाउ आई एम राइटिंग इट, ये Q रिवर्सिबल लिख लो, और भाई इस वाले को लिख लो क्या, Q इरिवर्सिबल, है ना। हाँ अच्छा, ये इक्वल टू क्यों लगा दिया, ये तो लेस देन आएगा। अब ये जो है ना, अब ये आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, ये क्या है, पाथ फंक्शन होगा। यहाँ पे सपोज ये क्यू रिवर्सिबल बाय टी को मैंने क्या मान लिया कि लेट इट बी फाई, तो डी फाई का इंटीग्रेशन इज लेस देन 0, तो ये कोई भी स्टेट फंक्शन नहीं है, ये आपका क्या है, पाथ फंक्शन है। गॉट इट। चलिए, तो यहां से देखो हमने प्रूफ कर लिया कि यस एंट्रोपी इज योर स्टेट फंक्शन। यस यस, चलो भाई अभी ना आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ कि आप ना ध्यान रखना कि आपको ना रिवर्सिबल प्रोसेस की, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस की जो हीट होती है वही आपको चेंज इन एंट्रोपी देती है। सपोज कि कोई कहीं पे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो इरिवर्सिबल की हीट इज नॉट योर एंट्रोपी का चेंज बताएगी, ठीक है, वो नहीं बताएगी, रिवर्सिबल की हीट ही बताएगी, इरिवर्सिबल की हीट एंट्रोपी में चेंज नहीं बताएगी। कहीं पे इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो रहा है तो एंट्रोपी में चेंज तो वहां भी होगा, लेकिन वो चेंज रिवर्सिबल हीट से नहीं, सॉरी इरिवर्सिबल हीट से नहीं, बल्कि रिवर्सिबल हीट से ही निकाला जाता है। गॉट इट। चलो जैसे सपोज भाई, चलो इतना ही रखते हैं, इसको ज्यादा मैं एलोबरेट नहीं करना चाहती, है ना। चलो अभी बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल एस की। गाइस इसका भी ना देखो, सबसे पहले मैं आपको एक केस हमारा वही है कि यहाँ पर कोई भी केमिकल या फेस चेंज नहीं हो रहा है, और अपन किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की। तो आपको ना ये दो फॉर्मूलेस ध्यान रखने जो मैं आपको बताऊंगी, आप डायरेक्ट याद रखो, उसका पूरा प्रूफ है, बट हमें प्रूफ्स के बिना सवाल लग जाएंगे। तो भाई पहला फॉर्मूला क्या कहता है वो सुनो, पहला फॉर्मूला है, सो नंबर 1 इज योर डेल एस का क्या कहता है गाइज, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से सुनो, ये कहता है NCV ln T2 बाई T1 प्लस में NR ln T1। अब ये जो फॉर्मूले है ये आप रिवर्सिबल हो प्रोसेस, इरिवर्सिबल हो प्रोसेस कभी भी लगा सकते हो, इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल प्रोसेस हो कहीं भी आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि डेल एस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक स्टेट फंक्शन है।
ठीक है, बस इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप रिवर्सिबली कर रहे हो, बहुत स्लो कर रहे हो या बहुत फास्ट कर रहे हो। बच्चे एक और इसका दूसरा फॉर्मूला है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड दैट इज योर व्हाट, डेल एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस, नहीं अभी प्लस आएगा, प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, प्लस प्लस आएगा बीच में। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद करना है, ये है आपका किसकी टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में। गॉट इट, कर लेंगे इतना। चलो अभी हम ना एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन है, कहता है 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जिसका सीवी दिया है इतना, यानी मोल कितने दिए हैं आपको 3 मोल, और सीवी कितना दिया है 12.5 जूल पर केल्विन पर मोल। बोलता है कि टेम्परेचर इतने पे और वॉल्यूम इतना, यानी T1 कितना दिया है 300 केल्विन, V1 कितना दिया है 5 डेसीमीटर क्यूब। इफ द गैस इज हीटेड, यानी कि आपने गैस को हीट किया है 320 और वॉल्यूम चेंज हो गया 10 डेसीमीटर क्यूब से, यानी कि बच्चे T2 हो गया कितना 320 केल्विन और V2 कितना हो गया 10 डेसीमीटर क्यूब। आपको ना एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करना है। तो यार ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये तो यही लगेगा NCV T2 बाई T1 प्लस में NR V2 बाई V1। ध्यान रखो यार, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है और यहाँ से डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल बनेगा। ठीक है, तो भाई n की वैल्यू देखना आपको दी है क्या, n की वैल्यू कहाँ है, देखो ये रही मोल, CV की वैल्यू दी है, T2 दिया है, T1 दिया है, N दिया है, देखो V2 दिया है और V1 दिया है, सब कुछ दिया है, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। और भाई जब आप देखो सारी चीजें यहाँ पे पुट करो, NCV T2 T1 NCV सॉरी NRLN V2 बाई V1 है ना, V2 क्या था, V2 था 10/5, तो देखो आ गया ना 2, तो ये 2 ऐसे आया, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 19.71। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यार प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को लगा के देखना, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलो आज का इतना रखते हैं, लेकिन अभी याद रखना एंट्रोपी इज नॉट फिनिश्ड, कुछ 1-2 लेक्चर जाएंगे और मैं आपको पूरा डिटेल और बढ़िया तरीके से हम इसको करेंगे कि आपका जेई का या नीट का एक भी सवाल नहीं अटकेगा। आज का इतना रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।